बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में एतजाज़ अहसन साहब ने शरीफ ख़ानदान को वो फेंटा लगाया है जिसकी मैं ये समझता हूँ कि एतजाज़ अहसन जब भी बात करते हैं और अवाम उनकी बात को सुनती है और वो उनकी जो बात है वो दिल से निकलती है। और उनका एक सियासी एफिलिएशन है बिलावल ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी के साथ। वो अपनी एफिलिएशन के अलावा जब वो शरीफ ख़ानदान के साथ बात करते हैं तो उसमें फिर आज जो उन्होंने बात की है और लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर ये बात की है और ये कहा है कि मरियम नवाज मेरिट के ऊपर नहीं बरी हुई या शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर बरी नहीं होने जा रहे या नवाज शरीफ और इसहाक डार को मेरिट के ऊपर नहीं हुए, उनको बाजवा साहब ने रिलीफ दिलवाया है। ये आज लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर एतजाज अहसन साहब ने ये बात की और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के लोग फट पड़े और मुस्लिम लीग नून के अहम आदमी मलिक अहमद खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका बड़ा करीबी तल्लक है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के साथ, और उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना था और उनको नहीं बनाया गया था और उस गुस्ताखी की वजह से फिर हमजा शहबाज के जो मामलात बने। लेकिन हकीकत यह है कि आज पहली दफ़ा उन्होंने एतजाज अहसन साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो लेने का मुतालबा मुस्लिम लीग नून ने कर दिया एतजाज अहसन साहब के बयान पर। और सोशल मीडिया पर ये एक कोहराम मचा है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में हम मौजूद थे, तो जो गुफ्तगू की गई है एतजाज अहसन साहब की तरफ से वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद जो रद्द अमल आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं। वो आज गए थे अदालत में, उनकी दरख्वास्त पहले मुस्तरद कर दी गई और फिर उनकी तरफ से एक नई दरख्वास्त दायर की गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में रोडा तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया गया है और रोडा तरमीमी एक्ट ये जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान खान बनाने जा रहे थे और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उस कानून को कलअदम करार दे दिया था। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज भी नैब कानून को कलअदम करार दिलवाने के हवाले से बातें कर रही है और बुनियादी हकूक़ की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने रोडा एक्ट को जिसके बारे में आजकल आपको समा टीवी पर और कहीं मिले ना मिले लेकिन अलीम खान के चैनल पर आपको नजर आता है। और मुस्लिम लीग नून पहले भी उन किसानों के साथ खड़ी थी। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि एक लाहौर शहर के साथ एक नया शहर बसे और वहाँ पर जो अवाम है अवाम को फ़ायदा हो और माशी तौर पर लोग तरक्की करें, वो नहीं चाहते। अब रोडा एक्ट तरमीमी जो एक्ट है 2022 उसको भी चैलेंज कर दिया है। पहले कानून को कलअदम करार दिया था, उसमें जो जो चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कही गई थी उनको बेहतर करके अब कानून साजी की गई है और उस पर अब लाहौर हाई कोर्ट में उसी जज जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास दोबारा चैलेंज किया गया है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने रोडा तरमीमी एक्ट 2022 के हवाले से पंजाब हुकूमत, रोडा अथॉरिटी और बाकी फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इसमें मुख्तलिफ किसान हैं और मुस्लिम लीग नून और जावेद लतीफ़, क्योंकि वो शेखुपुरा से जो जावेद लतीफ़ हैं और राना सनाउल्लाह, ये सारे जानबूझ के फिर जो किसान हैं उनको आगे करते हैं और फिर बात होती है। और आप जानते हैं कि किसानों ने वहाँ पर रोडा अथॉरिटी को काम करने से भी रोका था, जिसकी बुनियाद पर फिर कई किसानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। जो हमारे यहाँ कानून है कि जब भी अवाम उन्नास की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत अगर कोई ज़मीन एक्वायर करती है, जैसे मोटरवे बनी है, ज़मीन एक्वायर हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़मीन नहीं देता, लेकिन उसका जो मुआवजा है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो आपको दे। अब एक कानून है और ये हर जगह होता है। जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो वो ऐसे ही होता है। सी पैक बना, आप जानते हैं कि जो अवाम की ज़मीनें थी वो उनसे एक्वायर की गई, तो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत ये एक्वायर की जाती हैं। बहरहाल अब इस पर अदालत ने जवाब तलब किया और अदालत ने कहा है कि हम देखेंगे कि जो रोडा तरमीमी एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2022 के हुक्म के खिलाफ है या उसकी जो मंशा के मुताबिक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि रोडा तरमीमी एक्ट 2022 आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। रोडा तरमीमी एक्ट माहौलियाती आलूदगी और कवानीन से भी मुतसादिम है। रोडा एक्ट 2022 सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2022 के हुक्म से मुतसादिम है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसको आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए और जो हतमी फैसले तक रोडा को काम से रोका जाए। हुक्म इम्तनाई तो नहीं मिला
لیکن بدقسمتی سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دیے رکھا تھا، اب بھی ہو سکتا ہے آگے کسی فردر تاریخ پر حکم امتناعی مل جائے، اور اس کی وجہ سے پھر کام رک گیا تھا۔ اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایک نیا شہر بسانے کا پروجیکٹ ہے، اور عوام اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس پر جو سیاست ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی، اور مسلم لیگ نون کے اپنے وہ ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کرتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے معاملات کی بات کرتی ہے، اور یہی چلتا آ رہا ہے۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ کے جو وارنٹ گرفتاری تھے، اس کے حوالے سے آج مسلم لیگ نون کی جو وکلا ٹیم تھی وہ عدالت میں پہنچی، اور وکلا ٹیم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وارنٹ گرفتاری منسوخ کروانے تو اس کا پروسیجر کیا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کے ڈائریکٹ ایک درخواست دائر کی، تو جج نے کہا کہ میں اسپیشل کورٹ محکمہ اینٹی کرپشن کے جو اسپیشل محکمہ اینٹی کرپشن وارنٹ گرفتاری لے کر آئی ہے، اور میں نے اس پر سائن کیے ہیں۔ اب اگر وارنٹ گرفتاری آپ نے منسوخ کروانے تو آپ اسپیشل کورٹ میں جائیں اینٹی کرپشن کی، لیکن جو وکلا تھے انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ اپنے وارنٹ منسوخ کر سکتے ہیں، اور جو ملزم ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے، ملزم اپنے مچلکے جمع کروانا چاہتا ہے، اس وجہ سے برائے مہربانی آپ ان کو منسوخ کریں، وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کریں۔ اور اس میں حوالہ دیا گیا کہ جیسے نیب کے وارنٹ تھے تو نیب عدالت نے منسوخ کر دیا اسحاق ڈار کے خلاف، اسی طرح چونکہ مجسٹریٹ کے وارنٹ ہیں تو مجسٹریٹ اس کو منسوخ کر دے۔ پہلے جو عدالت کی درخواست تھی وہ عدالت نے واپس کر دی اور کہا کہ آپ کی درخواست یہاں پر قابل سماعت نہیں ہے۔ پھر ایک نئی درخواست دی گئی، عدالتی اعتراضات جو مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم نے عدالتی اعتراض کے بعد رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے دوبارہ ایک نئی درخواست دائر کی، اور اس میں رانا ثناءاللہ کا دستخط شدہ وکالت نامہ بھی لگایا گیا۔ رانا ثناءاللہ کے جو تھے وارنٹ گرفتار، جو پہلے وکالت نامہ سائن نہیں تھا، پھر رانا ثناءاللہ کا وکالت نامہ سائن کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ اینٹی کرپشن ٹیم نے وفاقی وزیر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لہٰذا وارنٹ گرفتاری واپس لیے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وارنٹ گرفتاری محکمہ اینٹی کرپشن ٹیم نے دھوکہ دہی سے حاصل کی ہے، رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ اور اسلام آباد میں موجود ہیں، روپوش نہیں ہوئے، اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری کالعدم قرار دیے جائیں۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مقدمے میں رانا ثناءاللہ کو بے گناہ ملوث کیا گیا ہے، یہ سیاسی انتقامی مقدمہ ہے، فوجداری دفعہ سیکشن 76 کے تحت عدالت تفتیشی افسر کو ضمانتی مچلکہ جمع کرانے کا حکم جاری کرنے کی مجاز ہے۔ ملزم رانا ثناءاللہ عدالت میں ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر سول جج غلام اکبر خان نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 اکتوبر کو جو جواب طلب کیا ہے اب، اور کہا ہے کہ ریکارڈ بھی پیش کیا جائے مقدمے کا، اور اب 13 اکتوبر کو پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا یہ وارنٹ گرفتاری منسوخ ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ الٹیمیٹلی رانا ثناءاللہ کو پیش ہونا پڑے گا، وہ پیش ہو کے عدالت کے سامنے اپنے مچلکے جمع کروائیں گے کہ مجھے جب اینٹی کرپشن یا عدالت بلائے گی میں عدالت کے سامنے پیش ہوں گا، اور یہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں یہ منسوخ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور یہ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آرمی چیف کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی ہے کہ قمر باجوہ صاحب نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کے کیسز ایسے ہیں جیسے تلی پر لکھے ہوئے ہوں، جو ہاتھ ہے، ہاتھ کی ہتھیلی، اس کے بارے میں کہا کہ ان کے کیسز تلی پر لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے کیسز میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان کے کیسز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ کوئی دو آراء ہوں۔ یہ وہ کیسز تھے جو ثابت شدہ تھے، ان کا جو ثبوت تھے وہ بالکل کلیئر تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آگے پیچھے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اداروں کی طرف سے کیا گیا ہے، اور انہوں نے ان کو بری کروایا ہے، جن سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو مریم نواز کے کیسز تھے وہ تلی پر لکھے ہوئے تھے، جن سے باجوہ صاحب نے انہیں نکالا۔ اور پھر ان کے ساتھ شریف خاندان کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شریف خاندان ہمیشہ مک مکا کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور شریف خاندان کا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، شریف خاندان ہمیشہ ہی ایسے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ساتھ لانگ مارچ کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے مال سے بھرے ہوئے کنٹینر کھڑے کر رہے ہیں، رانا ثناءاللہ آپ لوگوں کے کنٹینرز، جو مال سے بھرے کنٹینرز ہیں وہ کھڑے کر رہے ہیں، مگر رانا صاحب ان کنٹینر کے باہر بھی کوئی اتھارٹی ہے، اب 10 کنٹینر کی دیوار کھڑی کر دیں لیکن ان کنٹینرز کے باہر بھی کوئی اتھارٹی ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتا ہے لانگ مارچ والے دن اس نے اسلام آباد کے اطراف میں حصار بنا لینا ہے، اگر وہ حصار
फसील और एक कैद खाना बन गई तो दारुल हुकूमत का क्या होगा? अगर जो दारुल हुकूमत है उसके बाहर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बंद कर दे, या वो अवाम उन्नास वहाँ बंद कर दे, तो उन्होंने कहा आप इस्लामाबाद को तो खुद कैद खाना बना देंगे। उन्होंने कहा कि ये हमेशा अपने जो इनके मामलात हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, ये हमेशा मुका करके सारी चीज़ों को देखते हैं, और हकीकत ये है कि इनके पास मेरिट नामी चीज़ कोई नहीं है। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं कि मरीम नवाज़ मेरिट पर बहाल हुई है। मैंने आपको बताया था कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ने ये बात की कि अगर मुल्जिम अब जो नैब तरमीम है, अगर मुल्जिम खुद भी तस्लीम कर ले तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही बात एतजाज़ अहसन साहब ने की कि ये अब इन्होंने जो तरमीम की है, ये जो सारा कुछ किया, ये मुका का नतीजा है। और साथ उन्होंने जो इदारे हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। और अब मलिक अहमद खान जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, आप जानते हैं मैंने उनका तारुफ पहले आपको करवाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हर एरा गैरा उठता है और इदारों पर बात करना शुरू कर देता है। एतजाज़ अहसन साहब के बारे में सीनियर कानूनदान हैं, कहते हैं कि जो एरा गैरा उठता है इदारों पर बात शुरू कर देता है। एतजाज़ अहसन से कहता हूँ सबूत हैं तो अदालत लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि मैं अदलिया से कहता हूँ कि एतजाज़ अहसन के बयान का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा करता हूँ। शरीफ फैमिली को अदालती प्रोसीजर के ज़रिए रिलीफ मिला है मेरिट के ऊपर। एतजाज़ अहसन साहब जो कह रहे हैं कि इनको जो निकाला गया है या किसी ने हेल्प की है तो उसकी तरदीद की है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल पर मुकदमे बने, क्या एतजाज़ अहसन ने उन मुकदमों के खिलाफ कभी को बात की? साथ कहते हैं कि एतजाज़ अहसन का बयान उनके बुग़्ज़ को ज़ाहिर करता है, हक़ाइक़ के मुनाफी बात करने पर जवाब देने का हक़ रखते हैं। उन्होंने कहा एतजाज़ अहसन के गैर मुनसिफ़ाना बयान पर दुख हुआ। एतजाज़ अहसन साहब साबित करें कि किसके कहने पर यह फ़ैसला किया गया है। और उन्होंने कहा कि हम बहुत खामोश रहे, अब हम एतजाज़ अहसन को जवाब देंगे। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब दिया गया है। देखते हैं कि अब हमारे, क्योंकि इदारों के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया है और आर्मी चीफ साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया है, तो क्या DGI-SPR इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट देती है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने ब्री की है मरीम नवाज़ को, वो एतजाज़ अहसन साहब की स्टेटमेंट पर कोई एक्शन लेते हैं और कोई कार्रवाई होती है, या इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाता है? जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ एक बात एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से ये की गई है शरीफ ख़ानदान के हवाले से, कि ये उन्हीं जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये जो एवन फील्ड हैं ये हमारे नहीं हैं, कहते हैं कि वो वहीं पे बैठकर मुँह चिरा रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि ये उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठे हमें मुँह चढ़ा रहे हैं, और अब उनकी मरीम नवाज़ भी वहाँ पहुँच गई है और इस वजह से वो मज़ीद बातें करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।